हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 साइकोलॉजी के क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टार्ट हो चुका है, थेराप्यूटिक अप्रोचेस चैप्टर का नाम है, जिसका हिंदी रूपांतर हिंदी रूपांतर नहीं कहेंगे, जिसे हिंदी में चिकित्सा उपागम कहते हैं। इस चैप्टर से हम लोग चिकित्सा के प्रकार पे प्रकाश डालेंगे। चिकित्सा के प्रकार में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पॉइंट्स नोट डाउन किया था। आज हम लोग डिटेल्स में तो नहीं, थोड़े शॉर्ट्स में ही थेरेपी को जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी थेरेपी से हम क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर 1 ले रहे हैं, थेरेपी नंबर 1 साइकोडायनेमिक थेरेपी, जिसका हिंदी है मनोगत्यात्मक या मनोगतिक चिकित्सा। आए समझ में? यह चिकित्सा सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित है। इसके अलावा ये जो मनोगत्यात्मक चिकित्सा है, यह मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की सबसे पुराना चिकित्सा है। ओल्ड थेरेपी में इसको हम लोग लेते हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इनके अनुयायी जो कार्ल जूंग थे, इन्होंने इस थेरेपी को आगे बढ़ाकर इस थेरेपी का नाम साइको एनालिटिक थेरेपी या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा दिया। उसके अलावा जब आप आगे के क्लासेस करेंगी, ऑनर्स करेंगी, तब आप देखेंगी कि यही साइको एनालिटिक हो चुका है। उसके अलावा न्यू फ्रायडियन आए, उसके और भी बहुत सारे आए, जिन्होंने इस सिद्धांत को कुछ कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। अब हम लोग देखते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपी होती क्या है, यह उपचार की कौन सी प्रणाली है। इस प्रणाली द्वारा हम लोग किसी भी मानसिक रोगी का उपचार किस प्रकार करते हैं। इसमें कॉमन चीजें कुछ हैं जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग क्लाइंट्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसकी समस्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक क्लाइंट की कौन सी समस्या, किस समस्या के कारण एक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं नंबर 1 में क्लिनिकल फॉर्मेशन हम लोग करते हैं पहले, उसके पहले नैदानिक निरूपण करते हैं कि क्या है। सबसे 1 में देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्लाइंट की समस्या क्या है, उसके लक्षण क्या है, जो रोगी हुआ व्यक्ति, तो उस रोगी में कौन कौन से सिम्टम हैं जिसके कारण हम एक व्यक्ति को रोगी कहेंगे। ऐसे में उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ क्या है कि हम लोग पहले आइडेंटिटी करते हैं, पहले उसकी पहचान करते हैं, एक रोगी की पहचान करते हैं कि उसके अंदर, एक रोगी के अंदर या एक क्लाइंट के अंदर किस प्रकार का डर है, उसकी चिंता क्या है, उसके अंदर आक्रामकता के क्या कारण है, किस कारण से एक व्यक्ति बहुत अधिक भयभीत हो रहा है, बहुत अधिक चिंतित हो रहा है, या फिर बहुत अधिक आक्रामकता का गुण उसके अंदर आ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज, इनमें से कोई भी लक्षण जब एक नॉर्मल से हटकर हो जाता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब वो क्या कहलाता है, असामान्य में आ जाता है, या फिर हम इसे मनोवैज्ञानिक विकृति का नाम देते हैं। इन चीजों को हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद 3rd नंबर में हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम लोग प्रणाली को चुनेंगे, उपचार की प्रणाली को चुनेंगे कि जो समस्या है उसका निराकरण हम किस प्रकार करेंगे। क्योंकि अलग अलग चिकित्सा के द्वारा हम लोग अलग अलग मनोवैज्ञानिक विकृति का उपचार करते हैं। रोगी के सिम्टम को देखकर, उसके लक्षण को देखने के बाद, शारीरिक एवं मानसिक रूप से उसके व्यवहार को देखने के बाद,
ये तीनों चीजें जो आपको मैं बता रही हूँ ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है थेरेपी से रिलेटेड। ये हर थेरेपी में ये तीनों चीजें आएंगी। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, एक क्लाइंट की क्या समस्या है। दूसरी चीज क्या है, उसकी पहचान करते हैं एरिया वाइज, उसको एक टारगेट बनाते हैं कि इस रोग की क्या पहचान है, ताकि आगे चलकर हम लोग उसी के अनुकूल उसका ट्रीटमेंट कर सके। नंबर 3 में क्या है, फिर हम लोग उसके प्रणाली को, टेक्निक्स को चूज करते हैं, ट्रीटमेंट के टेक्निक्स को, उपचार की परिविधि को, उसकी प्रणाली को हम लोग चुनते हैं कि कौन सी प्रणाली इस रोग के लिए उपयुक्त होगी। ओके, यहाँ तक आगे समझ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यह जो थेरेपी है वह क्या है। तो इसको आप लोग पहले सुनने का प्रयास करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि यह जो प्रणाली है यह सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित है। इसको हम लोगों ने देख लिया। यह चिकित्सा मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पे आधारित है, जो कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस चिकित्सा विधि में व्यक्ति या क्लाइंट के दमित इच्छाओं, द्वंद्वों तथा डर आदि को अचेतन से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक एवं समायोजन संबंधी कठिनाइयों को रोगी आसानी से सुलझा सके। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रोग में सबसे पहले व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती हैं या उसके अंदर का द्वंद्व होता है। दमित इच्छाएं क्या हुआ? डिजायर, जो दब जाती है। द्वंद्व क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, जो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके बचपन का भी हो सकता है, उसके चाइल्डहुड से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मानसिक रूप से पीड़ित होता है, जब वो मानसिक रोगी बनता है, तो वो कहीं ना कहीं दमित इच्छाओं के दबने के कारण हो सकता है, उसके अंदर का कोई द्वंद्व हो सकता है, उसकी ऐसी कोई आवश्यकताएं हो सकती हैं जो उसे उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कुंठा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वह एक मानसिक रोगी बन जाता है। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक जो थेरेपिस्ट होता है जब इसका उपचार करता है तब वो रिलैक्स पोस्चर में, यानी रोगी को आराम से अपने सामने बिठाता है। वो कोई भी कंडीशन हो सकता है, एक सोफा पे लेकर बिठा सकता है, एक बेड पे लिटा सकता है, किसी भी तरह से जो उसके लिए आसानी हो। उसके बाद थेरेपिस्ट उसे आइज को क्लोज करने के लिए कहता है, और आइज को जब एक रोगी क्लोज करता है, जब वो बंद करता है, तब वो धीरे धीरे वो सोने की तरफ चला जाता है। उस इतना रिलैक्स मूड में थेरेपिस्ट उसे कर देता है कि कभी कभी रोगी सो भी जाता है। जब वो सो जाता है तब उसे ड्रीम आने लगता है। ड्रीम क्या है? फ्रायड की थ्योरी के अनुसार ड्रीम क्या है? दमित इच्छाएं। जब व्यक्ति की इच्छाएं दमित हो जाती हैं, दमित होना मतलब जब दब जाती हैं, तब वह अनकॉन्शियस में चली जाती हैं और वो ड्रीम के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से उसे देखता है। आए समझ में? जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि 3 तरह का कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। इन तीनों से होता हुआ ये प्रोसेस जाता है, ड्रीम देखता है आदमी। कॉन्शियस क्या हुआ? प्रेजेंट में रहना। जब हम वर्तमान स्थिति में हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं तब वो कॉन्शियस हो गया। सबकॉन्शियस क्या हुआ कि उस परिस्थिति में, मेमोरी में कुछ बातें हमारी दब जाती हैं, वहाँ पे चली जाती हैं, जो हमें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तब वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम के बाद याद करते करते वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अनकॉन्शियस में क्या होता है कि वो कभी भी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे ड्रीम क्या है कि ये स्वप्न के द्वारा हमारी दमित इच्छाएं आने लगती हैं, जिसे थेरेपिस्ट उसको जगाने के बाद, उसे आराम स्थिति में देने के बाद
पेशेंट से या क्लाइंट से कहता है कि आप स्पीक फ्रीली कीजिए, मतलब आपके दिल में जो भी बातें आ रही हैं उसको आप फ्री होकर कहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बातें कहेंगे वो गुप्त रखी जाएंगी, कहीं पे भी आपको वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फ्री एसोसिएशन, संचार विधि। फ्री कर दिया जाता है उसको कि आप अपने मन के मुताबिक जो बातें करना चाहते हैं करें। और जब वो सारी बातें कर लेता है तब एक थेरेपिस्ट उस स्वप्न के आधार पे उसका इंटरप्रिटेशन करता है, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसके बताए हुए बातों के को ध्यान में रखकर एक थेरेपिस्ट यह कोशिश करता है कि इस हालत में एक क्लाइंट के साथ किस तरह का उपचार होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत जगह पे जब रोगी अपनी बातों को बताता है तब कभी कभी वह थेरेपिस्ट को, जब वो निद्रा की अवस्था में आ जाता है तब वह थेरेपिस्ट को अपने पहले की स्थिति वाला व्यक्ति समझता है, जिसके कारण वह द्वंद्व की स्थिति में गया है। कहने का अर्थ क्या है कि एक थेरेपिस्ट को अपना दोषी मान सकता है, जो जिसके कारण वह उस स्थिति में पहुंचा है, जिसके कारण वो परेशान हुआ है। तो इस तरह से उस थेरेपिस्ट के सामने वह अपने अंदर की सारी दमित इच्छाओं को बताने लगता है, उगलने लगता है, बाहर, जिसे हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाना। समझ में आ रहा है? ये ही इसका मुख्य इसकी थेरेपी का ये है, अनकॉन्शियस बातों को कॉन्शियस में लाना, चेतना में लाना, जिसके लिए कभी कभी वो डिफेंस मैकेनिज्म को भी प्रयोग में लाता है, और इसके द्वारा वह अपनी बातों को बाहर करता है। जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसकी बातें थी, जो उसकी दमित इच्छाएं थी, वो कॉन्शियस में आ जाती हैं और थेरेपिस्ट उसे समझने लगता है, और उसी के अनुसार फिर वह इंटरप्रेट करके उसका उपचार करता है कि किस तरह से हमें उसका उपचार करना है, जो कि आपको मैंने पहले पढ़ाने में बताया कि इस चिकित्सा के द्वारा रोगी की दमित इच्छाओं को कॉन्शियस में लाया जाता है। यहाँ कॉन्शियस में ला करके उसको फिर क्या किया जाता है, बाहर निकाल कर उसके अंदर इंसाइट या सूझ विकसित करने का एक थेरेपिस्ट जो है वो कोशिश करता है, वो प्रयास करता है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक, इमोशनल एवं समायोजन संबंधी रिलेटेड टू एडजस्टमेंट कठिनाइयों को रोगी आसानी से सुलझा सके। क्या कहने का मतलब है कि इस मनोगतिक चिकित्सा के द्वारा आपस में बातचीत करके उसको रिलैक्स मूड में डाल करके उसके सिचुएशन को देखकर कि उसके अंदर की क्या दमित इच्छाएं रह गई थी, उसके अनुसार एक थेरेपिस्ट उसका उपचार करता है। यहीं तक का आज का क्लासेस होगा। ये एक साइकोडायनेमिक थ्योरी का ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इस आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि इसका सिम्टम क्या क्या हो सकता है, इसके उपचार में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, या किस किस रोग के उपचार के लिए यह प्रणाली हम लोग व्यवहार में लाएंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।